गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इंडियन सिपाहीज और इंडिया के डिफरेंट क्लासेस से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसकी क्या क्या रीजंस थे, क्या इसके आउटकम्स आए, और एक हॉलिस्टिक व्यू रखेंगे इसके लिए। जितना भी कुछ इसके बारे में हो सकता है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट है क्या। बेसिकली जब से अंग्रेज़ इंडिया में आए थे, बेसिकली जो अंग्रेज़ आए थे सबसे पहले 1609 में इंडिया में आ चुके थे और जहांगीर से परमिशन लेके यहाँ पर ट्रेड करने लग गए थे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने ट्रेड को इतना अधिक बढ़ा लिया कि उनको कई सारे राइट्स यानी कि कई सारे अधिकार मिलने लग गए थे बंगाल वाले पोर्शन में, और वहाँ पे उनको दीवानी राइट्स भी 2-3 गाँव के मिल चुके थे। और उन गाँवों को मिला के उन्होंने कई सारी फैक्ट्रियाँ बनाई थी भारत में अलग अलग जगहों पे, और इस तरीके से वो कॉन्सोलिडेट होते रहे, लगातार स्ट्रॉन्ग बनते रहे। पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने, फिर बाद में पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग हो गए। मतलब कि उन्होंने कैप्चर कर लिया भारत के कई सारे एरियाज़ पे, कई सारे किंगडम्स को जीत लिया, कई सारे राजाओं को हरा दिया, और एक तरह से भारत के रूलर बन बैठे। और कंपनी का मेन मोटिव क्योंकि प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट ही असली जड़ थी 1857 के रिवोल्ट की। इस प्रॉफिट के चलते ही ये सब सारा कांड हो रहा है। तो देखते हैं 1857 की जो क्रांति होती है उसमें जितने भी इंडियंस होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी इसके खिलाफ में हो जाते हैं। इसके कई सारे रीजन्स हैं। अब इन रीजन्स की शुरुआत जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, यानी कि जब वहाँ पे वो प्रशासनिक तौर पे एक गवर्नमेंट की तरह रूल करने लगते हैं 1757 के बाद से, जब उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था और उसके बाद बक्सर का युद्ध जीता, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। इसके बाद वो और लगातार कॉन्सोलिडेट होते गए और अलग अलग एरियाज में भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया और पॉलिटिकली और पावरफुल हो गए। इसके रीजंस को अगर हम देखें तो 5 या 6 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है जो सबसे मेन हम बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा यही चीज़ सबसे आगे रहती है, वो है इकोनॉमिक रीज़न। दूसरा पॉलिटिकल रीज़न, तीसरा सोशियो कल्चरल रीज़न, और चौथा जो है इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर, यानी कि बाहर के विदेश के जो घटनाएं थे उससे भी ये इस रिवॉल्ट को थोड़ा बहुत बल मिला था। कुछ सिपाही के रीज़न थे यानी कि मिलिट्री रीजन्स, फिर रिलीजियस रीजन्स थे, और एक था जो तात्कालिक रीज़न था, इमीडिएट काउज, उसी वक्त जब आया था गाय और सूअर की चर्बी वाला। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ऐसी क्या चीज़ें की थी अंग्रेज़ों ने कि इकोनॉमिक रीज़न एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 के रिवॉल्ट का। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कि ब्रिटिशर थे, ये एक्सपोर्ट करते थे भारत से रॉ मटेरियल को ब्रिटेन में, और इम्पोर्ट करते थे इंडिया से। ये ले जा रहे हैं रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल ले जा रहे हैं, और ब्रिटेन से बना हुआ सामान जो मैन्युफैक्चर गुड्स होते थे उनको इंडिया में लाते थे। अब इसके कारण क्या होता था, भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल जा रहा है और उधर से मैन्युफैक्चर गुड आ रहा है, और वो भी जिसमें उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था या फिर एकदम ना के बराबर बहुत कम देना पड़ता था। और जब इंडियन गुड्स ब्रिटेन को जाती थी तो उन पर बहुत टैक्स लगा देते थे ये लोग। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था और ट्रेड इम्बैलेंस आ गया था असलियत में, और भारतीयों को घाटा हो रहा था। इस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका था। इसके कारण भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए थे, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी थी और एक चरम पे आ चुकी थी इस वक्त तक। तो वो भी एक कारण था कि भारत के जो कल कारखाने थे ये बंद हो चुके थे, भारतीय लोग बेरोजगार हो गए थे, और गाँव की तरफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन यानी कि ग्रामीणीकरण हो रहा था। लोग गाँव की तरफ भाग रहे थे शहरों से, जबकि एज ऐसा चल रहा था विश्व की लोग शहरों की तरफ जाने चाहिए और उल्टा ये लोग गाँवों की तरफ आ रहे हैं। ये कारण हो गया पहला।
दूसरा है जो ब्रिटिशर थे ना, इन्होंने जो भारतीय कुछ इंडस्ट्रीज़ थी उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया था मार्केट से, क्योंकि इनका प्रोडक्ट बड़ा सस्ता आता था वहाँ से ब्रिटेन से बन के। और हमारे यहाँ पे क्योंकि मशीनें ज़्यादा थी नहीं, हाथों से ही काम किया जाता था, तो ये थोड़ा महंगा पड़ता था। और जब इन्होंने डंप वाली नीति एक तरीके से अपनाई थी, जो आजकल चाइना अपना रहा है, यानी कि वहाँ से खूब सारा माल यहाँ पे सस्ते दामों पे लाके बेचा करते थे, जो कि भारतीय प्रोडक्ट से सस्ता हुआ करती थी। और इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सामान को खरीदा, क्योंकि वो सस्ते थे और थोड़े अच्छे थे एक तरीके से। तो भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ब्रिटिशर्स ने जो जमींदारी जो सिस्टम था हमारे यहाँ पे, जिससे किसान और जमींदार आपस में एक घनिष्ठ संबंध में जुड़े हुए थे, वो एक तरीके से ख़त्म कर दिया था। इनके जो सिस्टम थे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट, जिसे ये लोग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ के नाम से जाना जाता है, वो बड़ी हार्श थी। बहुत अधिक टैक्स किसानों से लिया जाता था, तो किसान भी उत्पीड़ित थे। ये भी इकोनॉमिक का उद्योग। आगे जमींदारों की पोजीशन को इन्होंने बहुत कम कर दिया था। जमींदारों के पास से उनके सैनिक हटा दिए थे, उनके पास जो जुडिशरी के राइट्स थे वो हटा दिए थे, मात्र उनको एक तरह से टैक्स कलेक्टर बना के रख दिया गया था। अब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये भी एक कारण बना हुआ था। जो महालवाड़ी सिस्टम था, इसमें पीजेंट सबसे नीचे हुआ करता था और गांव के प्रधान, हेडमैन ऑफ विलेज, ये मिडिल में हुआ करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे ये सबसे ऊपर हुआ करते थे। इसकी वजह से भी जो ब्रिटिशर्स है इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उन्होंने एक बिचौलिया ढूंढ लिया जो कि किसानों का शोषण करता रहा लगातार। शुरुआत में ऐसा हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने कुछ चीज़ें की थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हैवी ड्यूटी यानी कि हैवी टैक्स इंपोर्ट कर दी थी, जो कि भारत से जो सामान बन के जाता था ब्रिटेन में बिकने के लिए उन पे, तो भारतीय इससे भी निराश थे। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स जो थे अपनी कंपनियों का, अपने गुड्स का काफ़ी प्रचार करते थे भारत में, तो ये इकोनॉमिक काउज में हम देख सकते हैं। दूसरा जो मेन काउज है वो है पॉलिटिकल काउज, यानी कि पॉलिटिकल रीज़न। दूसरा रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न। इसमें हमें को 2 या 3 चीज़ें देखनी है। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस, और तीसरा है एक्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? इसको दत्तक निषेध बोलते हैं कुछ। इसमें होता ये था कि अगर कोई राजा है और उसका कोई पुत्र ना हुआ, पुत्री भले ही हो पर पुत्र ना हो, और वो ऐसे ही मर जाए, यानी कि राज्य को बिना राजकुमार या अगला राजा दिए राजा मर जाए, तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि हम उस राज्य को एनेक्स कर लेंगे, यानी कि हथिया लेंगे। तो ऐसे ही कई सारे राज्यों को हथियाया गया था, उसमें सबसे मेन था झांसी। इसीलिए झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई ने, जिनको मनु भी बोलते थे, उन्होंने विद्रोह किया था। दूसरी पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस की। अब इसमें क्या होता था? सहायक संधि इसको बोलते हैं हिंदी में। इसके तहत अंग्रेज़ों ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली लाया था सहायक संधि को भारत में 1801 के आसपास। उस वक्त होता ये था कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो भारतीय छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे उनसे एक संधि कर लेते थे और कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और इसके बदले में आपको हमारी एक सेना को, एक टुकड़ी को, आपको हमारी एक सेना यानी कि एक टुकड़ी को अपने राज्य में रखना होगा, और हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो आपके कोर्ट में भी रहेंगे, यानी कि आपके दरबार में रहेंगे, और आपको उन सब का खर्चा देखना पड़ेगा और अपनी आर्मी को भंग कर देना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से आप हमारे लोगों को पनाह दें अपने यहाँ पे, हम इसलिए आपकी सहायता करेंगे। अब ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चाल थी। इस तरीके से करके इन्होंने भारतीय जो राजा थे उनके सैनिक, उनकी जो आर्मी पावर थी उनको कम कर दी या ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से।
और उनको अपने भरोसे छोड़ दिया, यानी कि ब्रिटिश के भरोसे ही रह गए भारतीय राजा रजवाड़े। तो ये दूसरा चीज़ था। तीसरा था एक्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। इसको लगाया गया था अवध पर। अवध में राजा जो थे, वहाँ के नवाब, वो थे वाजिद अली शाह, और वो काफ़ी पॉपुलर थे, पर ऐसा बोला गया कि वो सही से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मिस गवर्नेंस कर रहे हैं अवध में, ऐसा आरोप लगाते हैं ब्रिटिशर। पर ऐसा असलियत में था नहीं, जबकि वो तो बहुत पॉपुलर थे अपने जनता के बीच में। बेसिकली बात ये थी कि अवध पे ना तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लगाया जा सकता था और ना ही सब्सिडियरी अलायंस। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक्ट ऑफ मिस गवर्नेंस लगा दिया और उसको भी हथिया लिया। कहा कि तुमको शासन करना नहीं आता है और हम तुम्हारे पे शासन करेंगे, अब तुम खत्म, अब तुम्हारे बदले में हम यहाँ पे शासन करेंगे। तो एक्ट ऑफ मिस गवर्नेंस लगा दिया, वहाँ पे कुप्रशासन का आरोप लगा के। तीसरा जो कारण है जो कि गाँवों में अधिक फैला, वो है सोशियो कल्चरल रीजन्स। इसमें 1828, 29 और 30 के आसपास में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल होता है। तो उस वक्त उनने सती को बैन करवा दिया था। तो लोग इसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अंग मानते थे, खासकर बंगाल में और राजस्थान के थोड़े बहुत एरिया में। तो ये समझते थे कि हमारे समाज में और हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा था विडो रीमैरिज। 1850 के आसपास तक इन्होंने इसको मान्यता दे दी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसके लिए काम कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ा कारण था। साथ ही साथ 1813 के एक्ट में और 1833 के एक्ट में वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, साइंस, मैथ और फिलॉसफी, वेस्टर्न जितने भी थॉट्स थे, वेस्टर्न थ्योरीज थी, उन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा था और उन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, ताकि भारत में वो लोग क्लर्क पैदा कर सकें और अपने लिए काम ला सकें, जो कि वफादार हों उनके प्रति। अगला था एक एक्ट था रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1856 का। ये एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें क्या था कि पहले होता ये था कि अगर कोई सी पार कर जाए, यानी कि समुद्र पार कर जाता भारत का कोई हिंदू, तो बोला जाता था कि उसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। पर अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया कि इससे कोई धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। और कई जने जब पार कर जाते थे ऐसे सेना में भर्ती होकर, तो वहाँ के जो परिवार वाले होते थे उनके, वो उनको कहते थे कि हम तुम्हें अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। तो होता ये था कि इस तरीके से सैनिक जो होता था अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाते थे, उनको अपने पिता से नहीं मिलता था कुछ भी परिवार से। तो अंग्रेज़ों ने बोला कि हम तो इसको मान्यता दे रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इस तरीके से वो उनके निजी मामलों में दखल अंदाजी कर रहे थे इस एक्ट के माध्यम से, जो 1856 में आया था। और उसके एक साल बाद ही विद्रोह हो गया। फिर प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियनिटी 1813 और 1833 के एक्ट में ये बताया गया था कि क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आ सकेंगे, और वो लुभावने वादे करते थे, लोगों को पैसों का लालच देते थे, और खासकर जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियाँ लोग थी, इनको लुभाया करते थे और उनको क्रिश्चियन बना देते थे, ईसाई धर्म अपनाने के लिए करते थे। तो भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करके उनको ईसाई बनाया जा रहा था, उनको चेंज कर रहे थे उनके धर्म को। इसी के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा जा रहा था भारतीयों को, जिसको वो कहते थे कि हम लोग सी पार नहीं करेंगे और विदेशों में नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। तो वो काम भी इनसे करवा लिया जा रहा था। अब इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइडर देख लेते हैं, जिससे चौथा कारण था। इसमें एक एंग्लो अफगान वॉर हो रहा था और वहाँ पे ब्रिटिशर्स को बड़ी दिक्कत हुई थी। फिर एंग्लो सिख वॉर हुआ था, उसमें भी बड़ी मुश्किल से ब्रिटिशर जीते थे। ऐसे ही अफ़गान वर्सेस ब्रिटिश वॉर भी हुआ था। तो ये 2-3 युद्ध जो हो गए, इन युद्धों ने यह बताया कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है और ये पॉसिबल है। इससे पहले कई जगह पर रिवॉल्ट्स हो चुके थे, और जैसे कि संथाल विद्रोह हो चुका था। इससे पहले भी कई सारी जगहों पे वेल्लोर म्यूटिनी हो चुकी थी, वो चीज़ें हमने देखी है। तो एक तरीके से लगने लगा था कि ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है और सोवेरेंटी हासिल की जा सकती है अपने क्षेत्रों पर। अगले थे मिलिट्री काउज, जो मिलिट्री से रिलेटेड काउज थे।
इसमें होता ये था कि भारतीय सैनिक हुआ करते थे, इनके साथ आर्मी में बड़ा जो सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, उसमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। बेसिकली इनको एक तरह से डॉग की तरह ट्रीट किया करती थी, है ना, डॉग बोला करती थी। और साथ ही साथ एक एक्ट आ गया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इसके तहत इनको दुर्गम क्षेत्रों और विदेशों में जहाँ चाहे वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य सेवा देनी पड़ती थी। तो ये भी एक बुरा कारण था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। साथ ही साथ जो ज़्यादातर बड़े पोस्ट थे उन पे भारतीयों को नहीं बैठाया जाता था। इसी के साथ साथ इनको वेतन और अन्य जो सेवाएं होती हैं जो कि मिलती हैं इनको सर्विस के दौरान, उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था और कई बार नहीं मिल पाती। जैसे कि विदेशों में सेवा करने के लिए अतिरिक्त भत्ता होता था जो कि नहीं मिला था। जब एक बार पंजाब में वॉर करने गए थे तब नहीं मिला था। साथ ही के साथ जो कारण और हमको देखने हैं उसमें एक तो इमीडिएट कारण है, इमीडिएट काउज। उसमें बात ये थी कि ऐसी अफवाह फैली थी कि जो सिपाहियों के द्वारा एक नई राइफल इस्तेमाल में लाई जाएगी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। कंपनी ने नई राइफल लाई थी, एनफील्ड राइफल था। अब इसमें होता यह था कि जो इसमें कार्ट्रिज यानी कि जो कारतूस हुआ करता था उसको दांतों से अलग करना पड़ता था चलाने से पहले। तो ऐसी अफवाह थी कि उसमें गाय की और सूअर की चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी मिक्स की गई। अब क्योंकि इतनी बड़ी अफवाह जगह जगह पे अलग अलग मिलिट्री कैंप्स, अलग अलग जगहों पे सेनाओं के बीच में फैल चुकी थी, तो लोगों को यह लगने लगा था जो कि सैन्य में थे और उनके परिवार वालों को कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। क्योंकि जो गाय है वो तो एकदम पवित्र है हिंदू सैनिकों के लिए और हिंदुओं के लिए। साथ ही साथ जो सूअर है, वो जो पिग है, वो मुस्लिमों के लिए हराम माना जाता है। और इनकी चर्बी को कैसे ही अपने जीभ, अपने होठ से, अपने मुंह से लगा सकते हैं। तो ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ ये वही था। इसी तरीके से मुंह से फाड़ना पड़ता था, हटाना पड़ता था उसको। तो ये भी एक बड़ा कारण था। इसी तरह कई सारी अफवाह और भविष्यवाणी। पहले हम भविष्यवाणी की बात करते हैं जो कि इसके पीछे एक कारण था। बेसिकली 1757 में एक रिवॉल्ट हुआ था, एक वॉर हुआ था, प्लासी का वॉर, जिसके 100 साल पूरे हुए थे 1857 में। और कुछ पंडितों ने और जो लोग थे जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े थे उन्होंने कहा था कि इनके 100 साल पूरे हो गए हैं और 100 साल पूरा होते ही इनका राज खत्म हो जाएगा, इनकी ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। तो लोगों को एक आशा बंधी थी कि कभी तो मुक्ति मिलेगी और ये वक्त आने ही वाला है। इसलिए सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और रिवोल्ट कर दिए। अब इसमें जो अगली बात है वो है अफवाहें। कई जगहों पर एक तो वो कारतूस वाली अफवाह तो थी जो इमीडिएट काउज बनी थी, साथ ही साथ कई जगहों पे चपातियाँ पास की जा रही थी। ऐसा बोला जाता था कि गांव से गांव चपाती भेजी जाती थी, लोटस यानी कि कमल का फूल भेजा जाता था जो कि सिंबल के तौर पे था। और ये भी अफवाह थी कि अंग्रेज़ों ने आटे में यानी कि जो फ्लोर होता है उसमें गाय और सूअर की जो हड्डियाँ होती हैं, जानवरों की हड्डियाँ, उसका चूरा यानी कि उसका जो डस्ट होता है, भूसी होती है, वो मिला दिया है और वो उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा रीज़न थी जो बड़ी तेज़ी से गांव फैल रही थी। ऐसा बोला जाता है कि सन्यासी, चौकीदार और बहुत सारे लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे, वो इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी पहुंचाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये तो थे उसके कुछ कारण। अब देखते हैं कि इसमें भारत के कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पे ये रिवॉल्ट हो रहा है। तो इस मैप को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वो सबसे अधिक प्रभावित था इस वक्त में, और ज़्यादा यहीं रिवॉल्ट हुआ था। अब मैं उनके केंद्र बता देता हूँ जो थे। एक तो आपको दिल्ली देखना पड़ेगा, और दिल्ली के साथ साथ मेरठ है, वेस्ट बंगाल के रीजन्स हैं, साथ ही साथ
अहमदाबाद है, अजमेर है, अलीगढ़ है, आगरा है, ग्वालियर है, झांसी है, लखनऊ है, कानपुर है, आजमगढ़ है, आरा है। आरा का जो जगदीशपुर थे वहाँ पे कुंवर सिंह जी थे जो कि सबसे उम्रदराज थे लीडर के रूप में। बनारस में भी विद्रोह हुआ था, कटक में भी कई जगहों पे हुआ था, सूरत, बॉम्बे और साथ ही साथ औरंगाबाद, और दक्षिण भारत में कम फैला, पर एक जगह था, वो है मदुरई, जहाँ पे प्रिंस ने रिवोल्ट किया था, वहाँ के राजा। अब देखते हैं कि कौन कौन सा समाज था, कौन कौन से भारतीय जो लोग थे, क्लासेस थे, वो कौन कौन से वर्ग थे जो इस रिवोल्ट में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो राजा और प्रिंसेस, यानी कि भारत का नवाब और प्रिंसरली स्टेट और उनके राजा और उनके राजकुमार। साथ ही साथ कई सारी रानियाँ थी, झांसी की रानी तो हमने सुना है, और कुछ और रानियाँ भी थी जो लड़ाई लड़ रही थी। इसी के साथ साथ कई सारे सैनिक कमांडर थे, वो लड़ रहे थे। जमींदार थे जिनकी जमींदारियाँ नीलाम कर दी गई थी, उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। कुछ किसान थे जो खासकर जो छोटे लेवल के किसान थे, जो वो एक तरीके से वर्कर्स थे, जो कि खेतों में, फील्ड में काम करते थे वो। और इसी के साथ साथ शहर के कुछ लोग थे जो जागरूक थे, वो लोग भी आए थे इसके साथ ही साथ। तो ये जो थे, ऐसा बोला जाता है कि ये सब लोग अपने आप में अपने अपने जो हित थे उनके लिए लड़ रहे थे, और एक यूनिटी की कमी थी, ऐसा भी बोला जाता है कई बार। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत से पहले का एक घटनाक्रम है मंगल पांडे का। सबका नाम आपने सुना ही होगा, इनका सभी ने इनका नाम सुना होगा, मंगल पांडे का। अब ये जो 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी बैरकपुर में, वेस्ट बंगाल में आजकल पड़ता है बैरकपुर, उस वक्त बंगाल में था, और वहाँ पे 200 जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा था कि वो एनफील्ड राइफल जो नई नई आई है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिक्स की हुई है और उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। पर इन पे जोर डाला गया कंपनी के द्वारा कि आप लोग, जो ऑफिसर थे वो बार बार कह रहे थे कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें। अगर आप मंगल पांडे फिल्म देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एक तरीके से। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, उससे पहले एक 19वीं नेटिव इन्फेंट्री भी होती है, वहाँ पे 200 लोगों ने इसको मना कर दिया था बंगाल में ही। बहरामपुर के अंदर जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, और बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। वहाँ पे मंगल पांडे ने, जब इनको कहा गया कि आप लोग इस्तेमाल करें, जब कोई आगे नहीं आता तो ये आगे आते हैं और कहते हैं मैं चलाता हूँ, और ये क्या करते हैं, गोली भर लेते हैं और अपने एक सीनियर ऑफिसर को ही मार देते हैं। 29 मार्च 1857 को, यानी कि पहली बार चिंगारी भड़क रही है मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को। अब परेड चल रही थी और परेड के दौरान इन्होंने गोली से भून दिया था अपने सीनियर को। अब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और एकदम सभी सैनिकों के सामने उनको फांसी चढ़ाया गया ताकि दहशत फैले। एक पेड़ पे फांसी दी गई थी इनको, और यहीं से जो उनके सैनिक, जो साथी सैनिक होते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मारा गया है, और वो रिवॉल्ट कर देते हैं मंगल पांडे की इस अवस्था को देखकर। और मेरठ के सिपाही धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, और 10 मई को, पहले तो 8 मई को वो लोग मेरठ में रिवॉल्ट करते हैं, और 10 मई की तड़की सुबह, एकदम जो सुबह ही सुबह हो रही थी 4-5 बजे करीब, वो लाल किला में चले जाते हैं, और बहादुर शाह जफ़र का जो लाल किला था उसको एक तरीके से घेर लेते हैं, और कहते हैं कि आप हमारे राजा बनिए और हमको एक तरीके से पैट्रोनेज कीजिए, इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाइए, इसके लीडर बनिए आप, और हमारा साथ दीजिए। मंगल पांडे जो थे, उनको जब उन्होंने गोली मारा तो उनको अरेस्ट करने के लिए कहा गया था, तो बहुतों ने मना कर दिया। जैसे कि ईश्वरल पांडे नाम के थे, इन्होंने मना कर दिया, पर शेख पलटू नाम के एक थे, इन्होंने एक और सैनिक थे वहीं पे, इन्होंने, शेख पलटू नाम था, इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था। अब जो 3rd नेटिव कैवलरी मेरठ की होती है,
इनके पास भी खबर पहुंच जाती है और ये रिवॉल्ट कर देती है और बहादुर शाह जफ़र के पास पहुंच जाती है। बहादुर शाह जफ़र जो थे एक बहुत बूढ़े नेता थे और काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तो इनसे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा था। तो इनकी जो मिलिट्री कमांडर थे जिसका नाम था बख्त खान, असली सारा जो कमांड थी दिल्ली में इन्होंने ही संभाल रखी थी और इन्होंने वहाँ पे जॉन निकलसन और हडसन को दिल्ली में हराया और उनसे दिल्ली को मुक्त करवाया था। अब कुछ जो इसके लीडर्स थे उनको जान लेते हैं। तो सबसे मेन में एक तो कानपुर के नाना साहिब थे, बागपत में शाहमल नाम के थे एक व्यक्ति, फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, बरेली में खान बहादुर थे, बिहार का जो आरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक क्षेत्र है जगदीशपुर, वहाँ पे कुंवर सिंह थे जो कि एक जमींदार हुआ करते थे पहले, बाद में इनकी जमींदारी छीन ली गई थी। फैजाबाद जो कि यूपी में है, वहाँ पे मौलवी अहमदुल्ला थे। फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो थी ही थी, साथ ही साथ बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। ये कुछ मेन लीडर्स थे जिसको आपको याद रखना है 1857 से जुड़े हुए। अब कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है कि ये जो रिवोल्ट था इतना बड़ा हुआ, पर क्या कारण है कि ये फेल हो गया या अपने पूर्ण लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। मैं बेसिकली फेल नहीं मानता हूँ, ये अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा था। वो देख लेते हैं कि इसके पीछे क्या कारण थे कि ये असफलता की तरफ आगे बढ़ाई, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसके फेलियर के पीछे कई कारण बताए थे। पहला तो जो कई सारे जो भारतीय राजे रजवाड़े थे जैसे कि सिंधिया, मराठे, सिख, गोरखा, राजपूत, इन्होंने ही भारतीयों का दमन किया था। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो भारतीय रजवाड़े ही कंपनी की तरफ से लड़े और उन्होंने जो इस रिवॉल्ट था उसको कुचल दिया, यानी कि अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो एक कारण ये था कि यूनिटी की कमी थी भारत में राजा रजवाड़ों के बीच में, क्योंकि इनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हुआ करते थे। जो लीडर्स थे जैसे कि बहादुर शाह जफ़र, ये एक तरह के सिंबॉलिक लीडर थे, वास्तविक लीडर नहीं थे और काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और इनसे अनकैपेबल हो चुके थे लीडर के तौर पे। ये भी कारण है। आगे देखते हैं, जो बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनके पास अपनी अपनी जमींदारियाँ अब भी थी, उन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट करना अभी भी जारी रखा, पर सिर्फ उन्हीं जमींदारों ने रिवॉल्ट किया जिनकी जमींदारियाँ ख़त्म की जा चुकी थी, छीनी जा चुकी थी। जो इंडियन सोल्जर्स थे जो लड़ाई लड़ रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी के अस्त्र शस्त्र हथियार इनके पास नहीं थे, क्योंकि उन सब पे तो असलियत में कब्जा कंपनी के पास था। इसी के साथ साथ एक जो सेंट्रल कमांडर होता है, मेन लीडर होता है, लैक ऑफ यूनिटी और कोऑर्डिनेशन, इसकी कमी मानी जाती है भारतीय जितने भी विद्रोही थे इनके बीच में। जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी ना, इस शुरुआत में लगभग 6-7 महीनों तक ही दिख पाई थी, पर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ये विद्रोह, उतना ही यह हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटने लगी थी। जो रिवॉल्ट था ये साउथ इंडिया तक नहीं पहुंच पाया था, मात्र एक मदुरई में थोड़ा बहुत रिवॉल्ट हुआ था। बहुत जो इसकी सीमा थी वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया और गंगेटिक प्लेन है, गंगा यमुना का क्षेत्र, वहीं तक था। सेंट्रल इंडिया भी थोड़ा सा कवर किया था इन्हें। वेस्ट भारत में जहाँ राजपूताना थे वहाँ नहीं जा पाए थे, वहाँ वो लोग ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि एक जो डेट फिक्स की गई थी रेबल करने की, वो थी 30 मई, पर रेबल तो 10 मई को ही चल पड़ा था। तो यानी कि पहले ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एक से पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो ये कुछ कारण थे।
जिनकी वजह से यह रिवोल्ट अपने लक्ष्य को नहीं पा पाया। देखते हैं कुछ जो हिस्टोरियंस हैं मॉडर्न एज के, उन्होंने 1857 को अपने तरह से अध्ययन किया, उसके बारे में जाना है, छानबीन की और उसके नेचर के बारे में बताया, मतलब कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की थी उसके बारे में बताया। वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1857 का विद्रोह। इनके लिए एक स्वतंत्रता का पहला संग्राम है। जो R.C. मजुमदार थे, इन्होंने कहा था कि नाइदर वॉर नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ना तो ये कोई युद्ध है और ना ही कोई स्वतंत्रता का युद्ध है, यानी कि इनके लिए ये छोटा सा एक विद्रोह ही था और ये इसको एक बड़ा विद्रोह नहीं मानते थे या कोई स्वतंत्रता का युद्ध नहीं मानते थे। जो S.N. सेन थे, इन्होंने बोला था कि नेशनल रिवॉल्ट बट इट वॉज अनऑर्गेनाइज, यानी कि ये नेशनल रिवॉल्ट तो था पर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, यूनिटी की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। T.R. होम्स जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है, जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने तो कभी माना ही नहीं कि एक ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या कुछ अच्छा भी था जो भारतीयों ने किया। इन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ एक सिपोई म्यूटिनी थी, T.R. होम्स ने और जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, ये सिर्फ बोले कि सिर्फ सैनिकों का एक विद्रोह था छोटा मोटा। और W. टेलर और सर जोम्स ऑल्सन, इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम रिवोल्ट था ये, यानी कि एक तरीके से हिंदू मुस्लिमों ने एक षड्यंत्र करा और ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र कर दिया। तो जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था या बड़ा एकदम रिवोल्ट था। वो तो कह रहे हैं कि एक छोटा मोटा रिवोल्ट था जिसको जल्दी जल्दी दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। पर जो भारतीय क्रांतिकारी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो कुछ हद तक ठीक जान पड़ती है, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रवाद लाने में इस विद्रोह का बड़ा अहम योगदान था। अब कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। जो 1857 का रिवोल्ट था ये पहला सिपोई म्यूटिनी नहीं था, इससे पहले भी वेल्लोर म्यूटिनी हो चुकी थी 1806 में, जो कि तमिलनाडु में था वहाँ पे। इसी के साथ साथ जो दूसरा फैक्ट है कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे भारत के जब ये विद्रोह हो रहा था, तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। एनफील्ड राइफल थी जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया था। वहाँ पे जब रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट होने के बाद एक क्वीन का प्रोक्लेमेशन आता है, क्वीन विक्टोरिया होती है ब्रिटेन में वहाँ पे अभी, तो एक घोषणा करती है 1858 में रिवोल्ट को शांत होने के बाद। तो उस घोषणा से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जाम में आते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।